कक्षा जी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज साइंस में मानव पाचन तंत्र को डायग्राम या संरचना द्वारा समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मानव पाचन तंत्र मुख से आरंभ होकर मल द्वार तक संपन्न होता है। मानव पाचन तंत्र में आहार नली लगभग 10 मीटर लंबी होती है। मानव पाचन तंत्र में पहले मुख की बात करेंगे। मुख में 32 दांत पाए जाते हैं, जिसमें 4 प्रकार के दांत होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक, जैसा कि कल बात हो चुकी है। मुख में एक जीभ पाई जाती है जिसकी संरचना निम्न प्रकार की है। जीभ पर कुछ स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो कि विभिन्न प्रकार की संरचनाओं की होती है। इन स्वाद कलिकाओं के कारण जीभ पर स्वाद का ज्ञान होता है। जैसा कि जीभ के अलग अलग भागों को देखें तो जीभ के बिल्कुल अग्र भाग में या फ्रंट भाग में जो भाग है वो स्वीट टेस्ट के लिए है, अर्थात जीभ के बिल्कुल अग्र भाग में या फ्रंट पे मीठे स्वाद का ज्ञान होता है। और इसके बाद देखें, इसके ऊपर की तरफ साइड में थोड़ा नमकीन भाग का स्वाद का ज्ञान होता है, और इससे ऊपर देखें तो खट्टा, और बिल्कुल पीछे की तरफ देखें तो कड़वे स्वाद का ज्ञान होता है। अर्थात यह स्वाद का ज्ञान कुछ स्वाद कलिकाओं के द्वारा होता है। जैसा कि मुख में जीभ पीछे की तरफ फ्रेनुलम भाग से जुड़ी रहती है, एक फ्रेनुलम भाग से जुड़ी रहती है। जीभ भोजन को मिश्रित करने का कार्य करती है। इसके बाद मुख में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। कल बात हो चुकी है इस पे, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। यह तीनों ग्रंथियां कुछ तरल और म्यूकस का स्त्रवन करती है, जिसके कारण भोजन में चिपचिपापन आता है। फेरिंक्स या ग्रसनी में 2 संरचनाएं मुख्यतः ओपन होती है या खुलती है, एक ग्रास नली और एक ट्रैकिया या श्वास नली। श्वास नली मनुष्य के अधर भाग में पाई जाती है, जबकि ग्रास नली या भोजन नली मनुष्य के पृष्ठ भाग में पाई जाती है। श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना लगी रहती है जिसे एपिग्लोटिस बोला जाता है। एपिग्लोटिस बोला जाता है। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य यह है कि जैसे ही मनुष्य भोजन को निगलता है वैसे ही यह ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि भोजन के कण श्वास नली में ना जा सके। इस कारण यह स्वतः ही ओपन होता है और बंद होता है। इसे एपिग्लोटिस बोला जाता है। इसके बाद देखें, जो ईसोफेगस है या ग्रास नली है, इसमें भोजन कुछ संकुचनों या कॉन्ट्रैक्शन, मांसपेशियां या कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस के द्वारा भोजन आगे की ओर खिसकता है, आगे की ओर खिसकेगा, और इन गतियों को या इन संकुचनों को पैरास्टेसिस बोला जाता है। अब यह भोजन अमाशय के कार्डियक भाग में आता है। जैसा कि कल बात हो चुकी है, अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। कार्डियक बॉडी या फंडस और पाइलोरिक। भोजन अमाशय में पेशीय संकुचन द्वारा आता है। इसके बाद अमाशय में कुछ कोशिकाएं या कुछ ग्रंथियां होती है जो कि जठर रस का स्त्रावन करती है, और इसके साथ HCl का भी स्त्रावन होता है। HCl एक अत्यधिक अम्लीय रस होता है जो कि अमाशय में या सामान्य भाषा में से पेट बोला जाता है, इसमें अम्लता को बढ़ाता है। इसमें भी कुछ मांसपेशीय संकुचन होते हैं जिसके द्वारा भोजन
छोटी आंत में चला जाता है। अमाशय में पेप्सिनोजन एक एंजाइम होता है जो कि निष्क्रिय होता है या सक्रिय नहीं होता। इस पेप्सिनोजन जो एंजाइम होता है, पेप्सिनोजन एंजाइम को पेप्सिन में बदल दिया जाता है HCl के द्वारा और इसे सक्रिय कर दिया जाता है। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है और उसे पेप्टाइड्स या अमीनो अम्ल में बदल देता है। जैसा कि प्रोटीन कुछ अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, अर्थात प्रोटीन को तोड़ने पर अमीनो अम्लों का निर्माण होगा। तो HCl पेप्सिनोजन से पेप्सिन का निर्माण करता है, अर्थात अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। इसके बाद यह भोजन छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में कुछ आंतरीय रस पाए जाते हैं और कुछ अग्नाशय रस और पित्त रस भी इसमें मिश्रित होते हैं। अमाशय में एक रेनिन एंजाइम भी पाया जाता है। रेनिन एंजाइम दूध को दही में बदलता है, अर्थात दूध में एक केसिन नाम की प्रोटीन होती है जो कि पैरा केसिन में बदल दी जाती है। यह परिवर्तन रेनिन नामक एंजाइम द्वारा होता है जो कि छोटे बच्चों में होता है। इसके बाद जैसे कि पहले बात हो चुकी है कि यह भोजन अमाशय के पाइलोरिक भाग से होता हुआ छोटी आंत में आता है। छोटी आंत के इस सी नुमा आकृति होती है, छोटी आंत की ये सी नुमा आकृति होती है। इसके बीच में एक ग्रंथि पाई जाती है या एक अंग पाया जाता है जिसे अग्नाशय या पैनक्रियाज बोला जाता है और इसके ऊपर लीवर उपस्थित होता है या यकृत उपस्थित होता है। अब लीवर की बात करें या यकृत की बात करें, यकृत में पित्तरस का स्रवण होता है या पित्त का निर्माण होता है और यकृत कुछ छोटी छोटी पालियों का बना होता है जिन्हें यकृत पालियां बोला जाता है। इन पालियों में पित्त का निर्माण होता है। लीवर या यकृत पित्त का निर्माण करता है और यह पित्त वाहिनियों द्वारा होता हुआ पित्ताशय में या गैल ब्लैडर में संचित होता है या संग्रहित होता है। यह पित्त रस वसा के पाचन में सहायक होता है क्योंकि वसा को पित्त रस द्वारा वसा अम्लों में बदल दिया जाता है या परिवर्तित कर दिया जाता है। लीवर से कुछ यकृत वाहिनियां और पित्ताशय से पित्त वाहिनियां दोनों मिलकर छोटी आंत के आरंभिक भाग में या ड्यूडेनम में या ग्रहणी भाग में खुलती है। ये दोनों वाहिनियां मिलकर सामान्य पित्त वाहिनियां या वाहिनी छोटी आंत के ग्रहणी भाग में सामान्य पित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी या पैनक्रियाटिक डक्ट मिलकर यकृत अग्नाशय वाहिनी का निर्माण करती है। इन वाहिनियों द्वारा रस उस ग्रहणी भाग में या आंत में स्रावित होते हैं जो कि भोजन के पाचन में सहायक है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। बाह्यस्राव में इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, न्यूक्लिएजेज, लाइपेजेज इन एंजाइमों का स्रावन करती है बाह्यस्राव में। ये एंजाइम वसा का पाचन में सहायक होते हैं या कुछ न्यूक्लियोटाइड उनके पाचन में सहायक होते हैं और इसके अंतःस्राव में दो हार्मोन स्रावित होते हैं जिन्हें इंसुलिन और ग्लूकागोन बोला जाता है जो कि ब्लड में या रक्त में शुगर का कंट्रोल करते हैं, शर्करा के स्तर को नियमित करते हैं। इसके बाद भोजन छोटी आंत से होता हुआ बड़ी आंत में आता है। जैसा कि छोटी आंत में
भोजन का अधिकतम भाग या सबसे ज्यादा भाग अवशोषित होता है। छोटी आंत में भोजन का सबसे ज्यादा भाग अवशोषित होता है। इसके बाद बचा हुआ भोजन बड़ी आंत में आता है। जैसे कि बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, जैसा कि कल पढ़े हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। छोटी आंत का इलियम भाग और बड़ी आंत का सीकम भाग, इसके मध्य में एक संरचना पाई जाती है जिसे अपेंडिक्स बोला जाता है, जो कि अवशेषी भाग होता है जिसमें कुछ बैक्टीरिया या जीवाणु पाए जाते हैं। इसके बाद बड़ी आंत का जो कोलन भाग है उसे 3 भागों में फिर बांटेंगे। बड़ी आंत का जो आरोही भाग है उसे आरोही कोलन या असेंडिंग कोलन बोला जाता है। इसके बाद इसके बाद वाला भाग ट्रांसवर्स कोलन होता है और जो नीचे वाला भाग है इसे डिसेंडिंग कोलन बोला जाता है। इसके बाद रेक्टम और एनस आता है। बड़ी आंत में अपचित जो भोजन होता है बचा हुआ, छोटी आंत से जो अपचित भोजन बड़ी आंत में आता है उसे कुछ बैक्टीरिया या जीवाणुओं द्वारा पचित कर लिया जाता है। इसके बाद बड़ी आंत में थोड़े बहुत भोजन के अलावा जल और कुछ लवणों का अवशोषण अधिकतम होता है, अर्थात बड़ी आंत जल व लवण का अवशोषण अधिकतम करती है। इसके बाद भोजन गति करता हुआ रेक्टम भाग में आता है। मलाशय में अपचित पदार्थों को संग्रहित किया जाता है, जिसके बाद मलाशय द्वारा कुछ संकुचनों द्वारा उन पदार्थों को या अपचित ठोस पदार्थों को या उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जित कर दिया जाता है। जैसा कि छोटी आंत में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इसमें भोजन का अधिकतम भाग अवशोषित होता है, जैसा कि पहले बात हो चुकी है। छोटी आंत में आंतरीय रसों के कारण भोजन का पाचन अधिकतम हो जाता है, क्योंकि छोटी आंत में कुछ शर्कराएं होती है जो कि डाइसैकेराइड्स जो शर्कराएं होती है, जैसे कि माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। इन शर्कराओं को मोनोसैकेराइड में बदल दिया जाता है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। इन शर्कराओं में बदल दिया जाता है, जो कि इसमें उपस्थित एंजाइमों द्वारा ये क्रियाएं संपन्न होती है। अब छोटी आंत में जो पचित भोजन है वो रक्त में पहुंचा दिया जाता है, जिसके द्वारा मनुष्य के विभिन्न अंगों तक उस भोजन का विसरण हो जाता है। अब पाचन तंत्र से संबंधित कुछ प्रश्न है जो कि निम्न प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है, मुख में कितने जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है या कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? इसका आंसर है 3 जोड़ी। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। अगला क्वेश्चन, दांत कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर है 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक, अग्रच्वनक और च्वनक। अगला क्वेश्चन, दंत सूत्र है, डेंटल फॉर्मूला क्या है? I 2/2, C 1/1, P 2/2, M 3/3 बराबर 16/16 इंटू 2 इक्वल 32, अर्थात 32 दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास नली पर एक ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है या एक पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। इसका आंसर है एपिग्लोटिस, जो कि श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथियां बाह्य स्रावी ग्रंथियां है? इसका सही आंसर है पाच्य ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल की सी आकार की संरचना होती है?
सी आकार की संरचना कौन सी होती है? ग्रहणी या ड्यूडेनम, जो कि छोटी आंत का प्रथम भाग है या पहला भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त या बाइल कहां संग्रहित होता है? यकृत, यकृत या लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है? इसका सही आंसर है अग्नाशय या पैंक्रियास, जो कि बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों तरह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग पाचक एंजाइम में स्रावन नहीं करता? इसका सही आंसर है लीवर या यकृत। अगला क्वेश्चन, लीवर किसका स्रोत है? इसका आंसर है वसा घुलनशील विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी ई के। ए डी ई के 4 विटामिन होते हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, लीवर में संग्रहित रहते हैं। अगला क्वेश्चन, मुख में स्टार्च का पाचन किसके द्वारा होता है या कौन से एंजाइम द्वारा होता है? इसका आंसर है टाइलिन एंजाइम, जो कि स्टार्च का पाचन करता है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है? इसका आंसर है केसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसिन पैरा केसिन में चेंज होता है, जो कि एक्स द्वारा चेंज होता है। इसमें एक्स क्या है? तो इसका आंसर होगा रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम अमाशय में उपस्थित होता है या स्टमक के में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिनोजन से पेप्सिन का निर्माण होता है, जो कि एक्स द्वारा होता है। इसमें एक्स है HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी पीएच 1 से 1.8 तक होती है, अर्थात अत्यधिक अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो इसका आंसर है गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन एक हार्मोन होता है, न कि पाचक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? तो जैसा कि कल बात हो चुकी है, क्षारीय होती है। इसकी पीएच लगभग 7.5 से 9 के बीच में होती है, अर्थात हल्का क्षारीय। अगला क्वेश्चन, भोजन का अधिकतम पाचन या अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में, स्टमक में या पेट में। अगला क्वेश्चन, अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक, CFP। अगला क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र में कौन सी गतियां होती है जिससे भोजन आगे की तरफ अग्रसर रहता है? तो ये पेरिस्टेसिस मूवमेंट होती है, जो कि ग्रास नली या भोजन नली या छोटी आंत में मुख्यतः पाई जाती है, जिसके द्वारा ये गतियां भोजन को आगे की तरफ धकेलती है। ये गतियां उन अंगों के मांसपेशियों में संकुचन को पैदा करती है।